जय हिंद। वेलकम टू द SSPRD बायोलॉजी। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। आज इसी चैप्टर का कुछ बेसिक्स टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं इस चैप्टर में जो कि हमें समझना होता है, ठीक है। उसके बारे में आज समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। जैसे कि इनहेरिटेंस का मतलब हम लोगों ने समझा था कि जब भी कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेट पास होता है एक सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज का ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा सेम स्पीसीज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस का, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है कि एक कैरेक्टर जो कि अपने पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पास होने के प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन अब उनमें कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कि पापा एकदम जो बेटा होता है वो एकदम पापा जैसा होता है, एकदम डिक्टो सेम तो दिखता नहीं है। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। इतना हम लोग समझे थे। अब एनसीईआरटी का एक लाइन है कि मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि मतलब बहुत पहले के लोग भी जानते थे कि वेरिएशन आता क्यों है, ठीक है। आखिर ये वेरिएशन आ रहा है तो इसका कोई तो राज होगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो वो क्यों आता है ये बहुत पहले से लोग जानते हैं, ठीक है। इसका आकाश बहुत पहले से लोग जानते हैं। कितना पहले, बिफोर 8000 से 1000 BC, बिफोर, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि काजेज ऑफ वेरिएशन। अगर हम इसका काज लिखें, काज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ह्यूमंस इसका काज बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। बिफोर 8000 से, मतलब 8000 से 1000 BC के पहले से ही वो लोग जानते हैं कि वेरिएशन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, कुछ तो ऐसा होता है। क्योंकि वो लोग करते क्या थे, किसी भी एरिया में मान लीजिए कोई एक गांव है, वहां पे लोग क्या करते हैं, जो सबसे सुपीरियर ब्रीड होते थे किसी भी एनिमल का, सुपीरियर ब्रीड मतलब जो सबसे किसी भी चीज उनका कैरेक्टर, मतलब जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लें किसी गाय का, ठीक है, गाय का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो ज्यादा दुधारू है, ज्यादा दूध देती है, तो वो लोग उसको सेलेक्ट करते थे और एक अच्छे बैल के साथ हम लोग का मीटिंग कराते थे, ठीक है। उनका मीटिंग कराते थे ताकि अच्छा बच्चा और दूध ज्यादा दे, ठीक है। अच्छे ब्रीड को चूज करते थे, उन लोग का मीटिंग कराते थे ताकि जो भी प्रोडक्ट हो, प्लांट का प्रोडक्ट हो या एनिमल का प्रोडक्ट हो, वो अच्छा प्रोडक्ट हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि ये जो वेरिएशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगर हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे वेरिएशन आता है। ये बात बहुत पहले से इंडिया में लोगों को पता था, अराउंड 8000 से 1000 BC के बीच में भी। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ इस सब के बीच में, और भी बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई जिसके बारे में ह्यूमंस को पता चला, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस, यहाँ पे अगर हम लिखें ह्यूमंस न्यू, ह्यूमन even before 8000 to 1000 BC knew that one of the cause of variation is hidden in sexual reproduction, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस को बहुत पहले से ही ये बात पता था, ये जो वेरिएशन का कॉज होता है कि चेंजेस आते क्यों हैं, ये बहुत पहले से उन लोगों को पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उनमें वेरिएशन आएगा ही आएगा। ठीक है, एसेक्सुअल में भी होता है, बहुत रेयरली देखा जाता है, मगर बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। और अगर वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने इस मतलब किसी भी इवोल्यूशन के लिए। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो वेरिएशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन स्लो वेरिएशन होना चाहिए, बहुत फास्ट म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मतलब उसमें लोग क्या करते थे कि कुछ वैरायटी को, जो सुपीरियर वैरायटी होते थे उनको वो लोग चूज करते थे। ठीक है, फॉर बेटर प्रोडक्शन जो भी होता है, प्लांट एनिमल प्रोडक्ट जो भी होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये समझेंगे ना कि गैमीट फॉर्म कैसे होता है। ये तो यहाँ पे था इतना समझाने के लिए। यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 8000 to 1000 BC। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे सबसे पहले, बहुत लोग ऐसा होता है कि उन्हें ये 10,000 लगता है, उन्हें लगता है ये 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1000 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 8000 से 1000 BC। इसका मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये इसका मतलब होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एक्चुअली इसको उल्टा देखा जाता है। ठीक है, उल्टा ये एज मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है इसे उल्टा देखा जाता है। उल्टा मतलब क्या? ये जो क्राइस्ट थे, ठीक है, इनका जो डेथ ईयर था, ठीक है, डेथ ईयर, इसको 0 बोला जाता है, 0 ईयर ऑफ एडी। ठीक है, वहां से एडी काउंट होता था, एनो डोमिनी जो पीरियड चल रहा है। ठीक है, ये जो पीरियड तब से स्टार्ट हुआ एडी वाला। ठीक है, उसके पहले चलता था BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके जन्म से इतने साल पहले। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1 ईयर, ठीक है, 1 BC अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 1 BC लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उनके जन्म के बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बर्थ, ठीक है, उनके बर्थ के 1 साल पहले। ठीक है, यानी कि जब वो पैदा हुए तब से एक नया मतलब नया हम लोग ईयर काउंट करते हैं, उसके पहले सिर्फ ऐसे उल्टा काउंट होता था। यानी कि उनके जन्म के 1000 से 8000 टाइम पीरियड जो पहले था, उस टाइम पीरियड के बीच में भी ह्यूमंस को ये चीज पता चलने लग गया था कि काज ऑफ वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे एक यहाँ पे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद फिर अपने हम लोग सीखेंगे कि कुछ जो टर्मिनोलॉजी, इसके जो टर्म्स हैं इस चैप्टर में उसको सीखेंगे। ठीक है, पहले ये समझो कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, फिर आगे तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गर्मी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे अभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। अगर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तब भी दिक्कत है। जो अभी पता नहीं कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एसी लोग चलाते हैं, और एसी 50 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए ना, तो एसी उससे काम वाम नहीं करता है, उसमें एसी काम ही नहीं करे। बहुत ऐसा मतलब कुछ अलग एसी होता है जो बनता है स्पेशली, तो उसमें लेकिन फंक्शन कम करने लगता है या ज़्यादा लाइट खींचेगा, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो खैर हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो वैसे भी एसी नहीं चलाते हैं। लेकिन जो लोग शहर में होते हैं, अगर ज़रूरत ना है तो एसी ना ही चलाएं, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 10 साल 15 साल में ऐसा हो जाएगा कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बाहर कोई है जो घर के बाहर है, घर के बाहर जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और आप अंदर एसी चला लो, ऐसा हो नहीं पाएगा, पूरे लोग तप जाएंगे। इसलिए इस चीज़ पे मतलब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि मतलब अगर ज़रूरत ना हो तो एसी ना चलाएं, अगर एसी के बिना काम चल जाए तो ना चलाएं, क्योंकि एसी का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ओजोन लेयर पे भी पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हर जगह लोग परेशान है इस चीज़ से, और सब कोई एसी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जिसके पास है वो थोड़ा ध्यान से, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है,
मान लीजिए जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर जो होता है ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स में मेल और फीमेल, ठीक है, एक हम मेल को यहाँ पे बात करते हैं, किसका, मेल का, ठीक है। मेल के अंदर कितना होगा, वही 20 दोनों लोग के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये होगा अपना मान एक क्रोमोसोम, मान इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। ये है क्रोमोसोम नंबर 1 किसका, मेल का, बोले तो पापा का, ठीक है। ये है क्रोमोसोम नंबर 1, दूसरा वाला बनाते हैं यहाँ पे फीमेल का, यानी कि मदर का, ठीक है, दूसरा पेयर, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है, ठीक है। ये भी है क्रोमोसोम नंबर 1 इसका, मदर का, ठीक है। ये फादर का और ये मदर का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 इनका, क्रोमोसोम नंबर 1 इनका, ठीक है। जो भी जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें कितना क्रोमोसोम होता है, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 46 होता है, ठीक है। अगर वो मेल हुआ तो 22 प्लस XY और फीमेल हुआ तो फीमेल हुई तो 22 प्लस XX, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, जब गैमीट बनता है तब, ये तो हो गया पेरेंट्स, ये तो पेरेंट्स हो गया, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, और ये देखिए ये डिप्लॉयड होता है, जो पेयर में होता है, इसमें ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड, ये 2n होता है, तो ये भी 2n होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, 2n होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा और ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। इसे 2n बोलते हैं, ठीक। अब क्या होगा इसमें, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। यहाँ से इसमें हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या समझ रहे हैं, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेम ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये मदर का है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब ये आधा आधा हो जाएगा, आधा एक क्रोमोसोम का ये वाला, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया, जूता देखो, जूता जो जोड़ी में होता है, तो समझ लो एक जूता इनका ले लिया, एक जूता इनका ले लिया, और दोनों का मिलाकर यहाँ पे पेयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो एक क्रोमोसोम निकलेगा इनसे, ठीक, एक क्रोमोसोम निकलेगा फादर से ये वाला, और एक निकलेगा ये से, इसमें से, ठीक है, मम्मा का, ठीक है। फादर के क्रोमोसोम में क्या होगा, इसमें क्या होता है, मतलब मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और मदर के अंदर क्या होता है, oogenesis, ठीक है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फादर के अंदर स्पर्म बनेगा और मदर के अंदर ओवा बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब फादर के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है, तो स्पर्म में क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, ये वाला एक क्रोमोसोम निकल के आ जाएगा स्पर्म में, क्या बनेगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ये पाया जाएगा फादर के अंदर, और यहाँ से एक क्रोमोसोम निकल के आएगा मदर के अंदर से, ठीक है, वही सेम। अब ये क्या हुआ, हेप्लॉइड हो गया, देखिए यहाँ पे 2n था लेकिन एक n निकल गया तो ये हो गया n, ये सिर्फ बचा क्या, n, तो इसे बोलते हैं हेप्लॉइड, ठीक है। इतना समझा, ये हुआ गैमेटोजेनेसिस। इन दोनों को स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ये होता है मेल गैमेट स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। और oogenesis में क्या बनता है, ओवा बनता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा, अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो जो स्पर्म सिंगल सेल है उसमें क्या, ये एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब ऐसे 23 पेयर्स आते हैं, लेकिन ये जो आएगा क्रोमोसोम में, मान लीजिए कि एक आया, ठीक, ये स्पर्म में जाएगा और ये ओवम में जाएगा। अब ये दोनों हेप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए, इसको बोलते हैं हेप्लॉइड, ये हो गया अपना हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये क्या था, डिप्लॉइड था, ठीक है। अब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन हो गया, हमारे ये दोनों मेट किए, ठीक है, मेल फीमेल मेटिंग हुआ और ये दोनों मिले, स्पर्म और ओवा, तो ये दोनों एक साथ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक। ये आया फादर का और ये आया मदर का, ठीक। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होके ये अगेन क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा 2n, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, जाइगोट, इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये दोनों होते हैं होमोलोगस, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों एक क्रोमोसोम, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, इनका क्रोमोसोम नंबर 1 हुई, ठीक है, ये होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी हम आगे समझाएंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये इसको बोलते हैं क्या, होमोलोगस पेयर, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमो का मतलब सेम और लोगस का मतलब होता है लोकस, यानी कि कहाँ पे, वो जो स्थान है वो जगह है। सपोज करिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अगर फादर का यहाँ पे हम क्रोमोसोम बनाए, यहाँ पे फादर का, ठीक है, ये फादर का एक क्रोमोसोम बने और यहाँ पे एक मदर का क्रोमोसोम बने, ठीक। अब यहाँ पे अगर फादर के अंदर यहाँ पे हेयर कलर का जीन है, सपोज मान लीजिए फादर में हेयर कलर का जीन यहाँ पे है, ठीक, तो मदर में भी इसी लोकस पे यहीं पे होगा हेयर कलर का जीन, ठीक है। तो ये होता है होमोलोगस पेयर, यानी कि सेम जगह पे दोनों लोकस पे, एक ही लोकस पे है एक ही तरह का जीन तो इसे बोलते हैं क्या, होमोलोगस, सॉरी, इसे बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतना समझ में आया, फिर से बता देते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे कि गैमीट का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। एक मेल बॉडी लिया, एक मेल लिया और एक फीमेल लिया, ठीक है। फीमेल का अंदर ये आया एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 और ये एक पेयर है क्रोमोसोम नंबर 1 का। ये मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर है, ये फादर की क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, इसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन जब होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो फादर का एक क्रोमोसोम और मदर का एक क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ये दोनों मिलते हैं, ठीक, ये दोनों मिलेंगे और अगर इनका ये जो लोकस है सेम है, मान लीजिए यहाँ पे हेयर कलर का जीन है और सेम मदर के भी यहीं पे हेयर कलर का जीन है, तो इसे बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट बनता है, ठीक है। हमको यहाँ पे इतना समझना था, ठीक। इसको बोलते क्या, होमोलोगस, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे का। अब इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म हम लोग समझेंगे, इतना समझना जरूरी था ताकि आगे की चीजें समझ में आए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसका, कैरेक्टर का और ट्रेट का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसका, कैरेक्टर और ट्रेट का। कैरेक्टर और ट्रेट, कैरेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर एक एग्जांपल हम लोग समझे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक मान लीजिए हेयर कलर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या चलिए प्लांट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए, तो प्लांट की अगर हम हाइट का बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्लांट के हाइट का, ठीक है, प्लांट के अगर हाइट का बात करें, प्लांट का हाइट, ठीक है, तो इसका क्या, देखिए प्लांट का हाइट या तो दो तरह से, या तो ये टाल होगा
ठीक, या तो ये ड्वार्फ होगा, ठीक है, या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। टाल मतलब बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ऐसा मेंडल दादा कहकर गए थे, ठीक है। एक कैरेक्टर टाल और मतलब ये कैरेक्टर है इसका। तो प्लांट हाइट, यहाँ पे ध्यान से, जो प्लांट का हाइट है, ठीक है, ये प्लांट का हाइट इसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसके देखिए दो ट्रेट हैं, ठीक, एक हो गया टाल और एक हो गया ड्वार्फ, तो ये इसके ट्रेट हो गए। एक कैरेक्टर है प्लांट हाइट जिसका दो ट्रेट है, ठीक, एक हो गया टाल और एक हो गया ड्वार्फ, ठीक, समझ में आया? हेलो, इधर 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 देखना ध्यान से, भटकना नहीं है भाई, इधर ध्यान से सुनो, बहुत गर्मी ले रहा, मैंने से पढ़ा है, ध्यान से देख लो। देखो, अगर हम प्लांट की हाइट का बात करें, समझिएगा, कोई एक पौधा है, उसके हम अगर हाइट का बात करें तो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर हो गया और इसके दो ट्रेट होते हैं, ठीक है। और जो इनहेरिटेड होता है, जो मतलब यूनिट ऑफ वेरिएशन या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, उसे ट्रेट ही बोला जाता है। क्योंकि प्लांट हाइट का कैरेक्टर तो जाएगा, लेकिन या तो टाल जाएगा या तो ड्वार्फ जाएगा। अगर दोनों भी जाएगा तो एक ही डोमिनेट करता है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हेयर कलर का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, किसका, हेयर कलर। हेयर कलर का अगर एग्जांपल ले, आई कलर का एग्जांपल ले लीजिए, आई कलर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो इसका जो हेयर कलर हो गया, ठीक है, कलर क्या है, हेयर का कलर एक कैरेक्टर है, ध्यान में रखिएगा, हेयर का कलर एक कैरेक्टर है। अब हेयर दो कलर के हो सकते हैं, अब आप लोग जाके रंगवा लीजिए, जाके सैलून में, कोई रेड करवा ले, कोई व्हाइट करवा ले, कोई ब्राउन करवा ले, तो उसका बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ही ट्रेट पढ़ते हैं, एक ब्राउन और ब्लैक। हाँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाल का कलर नहीं समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि ट्रेट क्या होता है, ठीक है। ब्राउन और ब्लैक ये इसका ट्रेट हो गया और हेयर कलर कैरेक्टर हो गया। अब बात करते हैं आंखों के कलर का, ठीक है। आंखों के कलर का अगर हम लोग बात करें तो आंख का कलर शायद, पता नहीं मुझे, इतना क्लियर पता नहीं है, लेकिन जो लोग ऐश्वर्या राय मैम को जानते होंगे ना, ऐश्वर्या राय जी का, उनका ना शायद ब्लू कलर का आईज है, शायद, पता नहीं, ठीक है। तो आई कलर में भी बहुत सारे ट्रेट होते हैं, आंखों को देखकर समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। या तो ब्राउन हो सकता है, आई का कलर ब्लैक हो सकता है, और आई का कलर ब्लू भी हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई कलर दिखे तो समझ लीजिए वो आदमी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और वैसे ज्यादा आंखों का कलर ना लड़कियों का ही चेंज होता है। रात में हम लोगों ने देखा है बहुत बार, ठीक है। तो कल आई कलर पे ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे ना ट्रेट समझ लीजिए, बाद में देखिएगा उसे, ठीक। तो ये हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो प्लांट का हाइट है ये एक कैरेक्टर है, और प्लांट का टालनेस और डार्कनेस ये इसका ट्रेट हो गया। हेयर कलर कैरेक्टर है, ब्राउन ब्लैक ट्रेट है। आई कलर कैरेक्टर है, ब्राउन ब्लैक और ब्लू, वो उसका क्या होगा, ट्रेट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़िया, ये इसका कैरेक्टर और ट्रेट, इतना समझ आया? चलिए समझते जाइएगा, ये सारी जरूरी चीजें हैं, इसके बाद ही चैप्टर समझ में आता है बढ़िया से कि कैरेक्टर क्या होगा, ट्रेट क्या होगा, इतना समझिए। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे जीन का और एलील का, ठीक है। जीन क्या होता है और एलील क्या होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डाल दीजिए, जीन और एलील, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे पता चले कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोग को बताए क्यों हैं। देखिए जीन क्या होता है, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को समझ लीजिए, ठीक है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, एक्सप्रेस करने का मतलब, जीन के एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो ऐसे समझिएगा, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ऐसा बना है, ठीक। और इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग ले लें, ये छोटा सा हिस्सा मान लीजिए, ये वाला,
ये क्या करता है, कोड फॉर प्रोटीन, ठीक, कोड फॉर प्रोटीन, ठीक। तो इस हिस्से को हम लोग बोल देंगे क्या, जीन, ठीक। इतना समझ में आया। यानी कि जो कोडिंग फ्रेगमेंट होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अरे यार तो मार्कर नहीं चलता, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन, ठीक। यानी कि डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा जो कोड करता है प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है या आरएनए का, उसे हम लोग बोल देते हैं जीन, ठीक है। एलील क्या होता है, देखिए वही अपना क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये बनाया अपना होमो, देखिए यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जीन और एलील में अंतर समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं जीन भी वही है एलील भी वही है, अंतर क्या है समझ में नहीं आता भाई, ठीक है। यहाँ पे समझना ध्यान से, जीन क्या होता है और एलील क्या होता है, इसीलिए हम होमोलोगस क्रोमोसोम बताए थे। देखो मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और यहाँ पे इस जगह पे क्या है, हेयर कलर का जीन मान लो है यहाँ पे, ठीक। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है, एक हेयर कलर का जीन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो हेयर कलर का जीन है वो क्या है, ब्राउन है, ठीक, और यहाँ पे ब्लैक, ठीक। ये ब्राउन कलर का हेयर, मतलब हेयर कलर, देखो जीन यहाँ पे दोनों किस चीज का है, ये दोनों जो जीन है वो है तो हेयर कलर का है, ठीक। जीन जो है वो हेयर कलर का ही है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेट है वो किस चीज का है, ब्राउन का है, और यहाँ पे ब्लैक का है। एक और एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, आई कलर का, चलिए ले लीजिए, यहाँ पे ये लोकस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ब्राउन है आई कलर, या यहाँ पे ब्लैक लीजिए, उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक है और यहाँ पे ब्राउन है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लोकस सेम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे है, यहाँ दोनों तरह जीन, देखिए समझिएगा, जीन ये है, ठीक है, ये हेयर कलर का ही जीन है, लेकिन सेम लोकस पे सेम जीन के लिए अगर दो अलग अलग ट्रेट हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में अलील होते हैं, अलीलोमॉर्फ बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अलील हैं, ये अलील है, ये अलील है, इन दोनों ये आपस में, समझ रहे, ये अलील, इसको अलील बोलते हैं। अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग ट्रेट होते हैं जिसे एक जीन कोड करता है तो ये इनको अलील बोला जाता है, समझे। ये एक ही जगह पे, एक ही लोकस पे जीन, सेम जीन है, लेकिन एक ब्लैक कलर को कोड करता है, एक ब्राउन कलर को कोड करता है, तो इस दोनों को आपस में बोलते हैं अलील या एलीलोमॉर्फ, ठीक है, अलील या एलीलोमॉर्फ, एलील या एलीलोमॉर्फ, ठीक है। समझ में आया। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, या कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। कोड किस चीज करता है, कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर आरएनए और प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं, जीन। यानी कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोला जाता है जीन। और सेम लोकस पे अगर एक ही जीन के दो अलग अलग ट्रेट हैं तो इन दोनों का आपस में बोला जाता है क्या, अलील, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज, ठीक, एक और टर्म देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले बता देते हैं। देखिए जैसे हम लोग बताया प्लांट हाइट का, जब हम लोग बात किए हैं, प्लांट हाइट का हम लोग बात किए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो वो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो टाल को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से,
और डॉर्फ को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए दोनों जीन हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स हैं जिनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे एक ट्रेट बना, एक पेयर बना जो कि कैपिटल टी हुआ और स्मॉल टी हुआ। ठीक, और मतलब ये क्या, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको बोला जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी देखिए, तो क्या यहाँ पे जो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, इसमें भी ये जो प्लांट होता है ना वो बड़ा ही होगा। देखिए 3 कंडीशन होता है। ठीक है, या तो प्लांट में ये जीन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी। ठीक है, जब स्मॉल टी होगा तब जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा। यही एक कंडीशन है। इस कंडीशन में भी प्लांट जो होगा वो टॉल होगा और यहाँ पे भी टॉल होगा। ठीक है, इन मतलब इन तीनों कंडीशन में जो प्लांट होगा वो इन दोनों कंडीशन में वो बड़ा होगा और इसमें छोटा हो जाएगा। देखिए जब ये पेयर बनेगा छोटे छोटे का ना, तब ये छोटा होगा, और अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तभी बड़ा होगा। दोनों अगर बड़ा है तो बड़ा होना ही है। ठीक है, इसको समझिएगा। यानी कि डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला ये कैपिटल टी को। ठीक है, अब ये किसी भी कंडीशन में हो जाता है, तो कैपिटल टी कैपिटल होगा तब भी डोमिनेंट होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तभी डोमिनेंट होगा। रिसेसिव के लिए सिर्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, अगर गधा और शेर दोनों अगर एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ही घास है, तो घास कौन खाएगा? सोच के बताओ। हाँ, सोच लिया। हाँ, जिसका जवाब है शेर, वो खुद गधा है। अबे शेर घास खाता ही नहीं है, ये तो बात ही गलत हो जाएगा ना। शेर का घास खाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये बात करेंगे। मान लीजिए आपके पापा साथ में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पापा अगर साथ में बैठे होते हैं, तो मुझे मान लीजिए मन कर रहा है कुछ मूवी भी देखने का, पापा को न्यूज देखना है, तो बताइए क्या चलेगा टीवी में, न्यूज या मूवी? न्यूज ही चलेगा, मूवी तो हम चला नहीं सकते जब तक पापा चलिए टीवी नहीं देखने देते हैं, अगर है तो, मतलब नहीं देखने देते थे, अब तो देखेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? न्यूज। यानी कि वो डोमिनेट करेंगे। ठीक है, यही डोमिनेट करेगा भैया, यही डोमिनेट करेगा, यही वाला। ठीक, ये अगर सही है, मान लो ये बेटा है, ये पापा है। ठीक है, तो पापा के रहते हुए बेटा कभी डोमिनेट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? ये मान लीजिए एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो स्मॉल प्लांट को कोड करता है। अगर ये वाला आया, ये वाला ट्रेट आया, तो प्लांट क्या होगा? छुट्टू सा होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये आया तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में आ गए, मान लीजिए कंडीशन है ये वाला, कैपिटल टी है, कैपिटल स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, और कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। भैया अगर दोनों साथ में सिर्फ पप्पा ही है, तब तो भैया टीवी में न्यूज ही चलेगा, तब तो भैया जो प्लांट होगा वो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक, टाल ही होगा। ठीक है, क्या बड़ा हिंदी वाला। ठीक है, अगर दोनों भाई छोटू हैं, ठीक है, एक हम है, एक और दोस्त है मेरा, दोनों मित्र एक साथ हैं, दोनों लोगों को क्या पसंद है? मूवी। तब तो चल जाएगा ना, तब कौन रोकेगा? तब तो दादा ही है। ठीक, मान लीजिए हमको मूवी देखना है, हमों से कोनो छोटकू है, उसको देखना है कार्टून, तो हम बैठे कार्टून नहीं ना देखेंगे, हम तो न्यूज ही देखेंगे, सॉरी हम तो मूवी ही देखेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद है, तब हम डोमिनेट करेंगे। उसी तरह से मतलब जो बड़ा जो जीता वही सिकंदर, यहीं पे यहाँ पे यही चलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक भी आ गया पप्पा, एक भी पप्पा मतलब एक ही पप्पा, मतलब अगर पप्पा साथ में है तो क्या होगा? प्लांट टाल ही होगा। ठीक है, यही समझना है। तो यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, लिख देते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन the trait that
कैन express itself is called as dominant trait. ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, डोमिनेंट ट्रेट। यानी कि इस कंडीशन में भी देखिए, अगर कैपिटल टी रहा तब तो जाहिर सी बात है प्लांट क्या होगा, कैपिटल मतलब बड़ा ही होगा। स्मॉल टी रहा तो छोटा होगा। लेकिन इस कंडीशन में भी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या हो गया, टी, कैपिटल टी। ठीक है, और रिसेसिव क्या भैया, ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, यहाँ पे सेम अगर चाहो तो लिख लेना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, या जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को, तो नहीं होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में ये भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, in heterozygous condition the trait that cannot express itself is called recessive trait। यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आया। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम, मान लीजिए क्रोमोसोम आया ऐसा, ये पेयर में मजे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन कंडीशन तो हेटेरोजाइगस हो सकता है ना। यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है। ठीक है, ये दोनों आया, तो इस कंडीशन में जो प्लांट होगा ना वो टॉल ही होगा। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी यही वाला एक्सप्रेस करेगा, यही वाला। ठीक है, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो ये समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर स्मॉल टी हो गया, यहाँ भी अगर स्मॉल टी हो गया, तब तो भैया छोटू करा जाए, तब तो डॉर्फी हो जाएगा। और अगर दोनों जगह कैपिटल टी, अगर एक जगह कैपिटल, अगर अकेला बाप न्यूज चला सकता है तो चाचा ताऊ अगर सब कोई आ गए तब तो भैया न्यूज चलना ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कैपिटल टी आया तो टाल होना तो तय है। ठीक है, प्लांट कैसा होगा, बड़ा ही होगा। ठीक, फिर से समझिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर दे उसे बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए उसे बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब ये डोमिनेंट क्यों होता है, रिसेसिव क्यों होता है, इसे समझ ही लेते हैं। ठीक है, कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट है क्यों। ठीक है, मान लीजिए बोल तो दे रहे हैं ना हम कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो उसमें से अपने आप को जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी ही करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। ठीक, यहाँ पर क्या रीजन, डोमिनेंट। कि जो कैपिटल टी है वही क्यों डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए अपना जो सारा जो जितने भी जीन होते हैं, ठीक है, वो किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को। ठीक, प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर भगवान आपको शक्ति दें, कि मान लीजिए कि आपका जो भी औलाद हो, मान लीजिए आपका औलाद तो होगा ही होगा, सबका होगा। मान लीजिए आपका औलाद एक हुआ। ठीक, तो दो कंडीशन है, मान लीजिए दो बच्चे हैं। ठीक, एक बच्चा है जो या तो कम काम कर रहा है, ठीक, या तो खराब काम कर रहा है, ठीक, कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक, और या तो कुछ बिगाड़ रहा है भैया, कि नुकसान ही करेगा वो,
कुछ बढ़िया नहीं करेगा, समझ रहे हो, तोड़ेगा फोड़ेगा, इधर उधर घूमेगा, जो भी मतलब गलतियाँ होती है वो बच्चा कर रहा है, ठीक। और एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि कौन सा बेटा आपका, मतलब कैसा बेटा, वरदान भगवान से, ब्रह्मा जी से आपको वरदान मिले, आपने तपस्या किया 200-300 साल और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ठीक, और आपको 2 ऑप्शन दिए कि देख बेटा 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि एक जो हम तुमको बेटा देंगे वो या तो कम काम करेगा, मतलब तेरा बात नहीं मानेगा, ठीक, जो तुम बोलेगे वो नहीं करेगा, करेगा भी तो थोड़ा मोड़ा सुनेगा या तो नहीं सुनेगा, ठीक, या तो तेरा काम करेगा ही नहीं, एकदम साफ सुनेगा ही नहीं तुझे, तुम्हारा कोई काम ही नहीं करेगा, और या तो तुम्हारा काम बिगाड़ेगा। और एक वरदान देंगे जिसमें तुम्हारा बेटा होगा वो तुम्हारा सारा बात मानेगा, जैसा तुम बोलोगे गेम डिप्टो वैसा ही करेगा। तो तुम कौन से बेटे पे चाहोगे? सब लोग चाहेंगे कि यार बढ़िया वाला जो काम करे उसी को मौका देंगे हम तो आने के लिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने बॉडी के अंदर भी यही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो 2 जीन है, ठीक, एक अगर हम मानते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी होता है कैपिटल टी वाला जो जीन होता है ये वाला, ठीक, ये हमेशा बढ़िया काम करता है, ठीक है, ये हमेशा एफिशिएंट बनाता है, जो भी एंजाइम बनाएगा एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, फंक्शनल काम करता है, ठीक है, फंक्शनल एंजाइम बनाता है, ठीक है, फंक्शनल एंजाइम फॉर्म फंक्शनल एंजाइम। फंक्शनल एंजाइम, ठीक। लेकिन जो स्मॉल टी वाला होता है ना, इसके साथ 3 केस हो जाता है, ठीक, इसके साथ 3 केस होता है। पहला क्या करेगा, या तो ये एंजाइम बनाएगा, ठीक है, या तो ये लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, ठीक, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, ठीक, या तो नो एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम बनाएगा ही नहीं भैया, नो एंजाइम फॉर्मेशन, ठीक, या तो फिर डिफेक्टिव बना देगा। तीसरा कंडीशन डिफेक्टिव फॉर्म डिफेक्टिव एंजाइम, फॉर्म्ड डिफेक्टिव एंजाइम, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक जीन है जो फंक्शनल एंजाइम या इफेक्टिव एंजाइम को कोड कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, जैसा आपको जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको जरूरत है इंसुलिन का, ठीक है, तो प्रॉपर इंसुलिन ही बना रहा है। ये ससुरा या तो इंसुलिन बनाएगा तो बेकार बना देगा, या तो बनाएगा ही नहीं, तुम बोल बेटा इंसुलिन बनाओ, ये बोलेगा नहीं बनाएंगे, या तो ये खराब बना देगा, इंसुलिन बनाने को बोले दोगे कुछ और ही बना देगा, पता चले, ठीक है। तो बॉडी के लिए अच्छा तो होगा नहीं। तो अगर इन दोनों में से बॉडी को मौका मिला कि एक भैया कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इन दोनों में से अगर किसी को ही मौका मिलेगा, बॉडी को मौका मिलेगा कि हम किसे मौका दें एक्सप्रेस करने के लिए, तो बॉडी इसे ही मौका देती है, कैपिटल टी को, ठीक है। इसके रहते हुए ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब मजबूरी है, मान लीजिए कोई ऐसा हो गया इसके 2 बच्चे दोनों नालायक, दोनों नहीं करेंगे, मजबूरी है भैया, तब तो झेलना ही है। अगर स्मॉल टी हो गया, दोनों बच्चे नालायक, तब क्या करबा, तब तो झेलना ही है भैया, तब झेलिए, आप ही में पड़ गया होगा तब, हाँ। अगर दोनों बच्चे नालायक हैं तो पापा में पड़ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई एक सही होगा तो क्या पता पापा में नहीं पड़ा, मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो अगर स्मॉल टी हो गया तब तो भैया झेलिए, लेकिन अगर एक भी कैपिटल टी रहेगा तो ये डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो मेन रीजन डोमिनेंसी का यही होता है कि जो ये रिसेसिव जीन होते हैं, रिसेसिव ट्रेट जो होता है, ये जो रिसेसिव वाला होता है इसके बहुत सारे नखड़े होते हैं, ठीक है। या तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, या तो डिफेक्टिव बना देगा, ठीक है। और ये तो एकदम बढ़िया आदमी है, राजा बेटा है, हीरा बेटा है, हीरा बेटे, हाँ, ये हीरा बेटा है, ठीक है। ये क्या है अपना, ये है हीरा बेटे, हीरा बेटा, इस ससुरा का क्या नाम ले, ठीक है। ये तो कुछ भी बोल दो यार, चलो इसको नाम दे रहे हैं, क्या ही नाम दे यार, अरे यार तुम बाहर कर नहीं चलता है मेरा। मेरे 2 अनमोल रतन, किसी नालायक बच्चे का नाम याद करे यार, कौन था,
अकबर, बाबर, जलालुद्दीन, हैं, औरंगजेब। ठीक है, चलो ये है सजुरा औरंगजेब। बहुत ठीक है, इसको औरंगजेब मान लो। और ये अपना हीरा बेटा। ठीक है, कितना अच्छा था ना हीरा बेटा, कितना पापा परेशान कर रहे थे, बात मानता था। औरंगजेब की कहानियां तो आप लोग सुने होंगे मैं बोलूंगा तो बात जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा इसको, यानी कि औरंगजेब बात नहीं मानेगा, सब गलत काम करेगा, हीरा बेटे सारा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो दुनिया कैसा बेटा मांगता है? हीरा बेटा मांगता है। कोई ये थोड़ी ना सोचता है कि मेरा बेटा औरंगजेब जैसा हो जाए। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा औरंगजेब जैसा हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं इरेज। अब अपना बचा है एक लास्ट, जिसे समझना है, लास्ट टर्म, जिसको समझने के बाद असल में ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, मेंडलिज्म से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मेंडल्स का क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, किस किस एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट है क्या इसमें, जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आप फिजिकली ऊपर से देख करके बता सकते हो कि कोई प्लांट टाल है या ड्वार्फ है। ठीक है, ऊपर से देखा और बता दिया। ठीक है, कि प्लांट कैसा होगा, मतलब प्लांट जो है वो टाल है या ड्वार्फ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका जीन कौन सा है। जैसे अगर हम जीनोटाइप का बात करें, क्या मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसमें देखिए इस कंडीशन में भी जो प्लांट होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में भी प्लांट टाल होगा और इस कंडीशन में भी प्लांट टाल होगा, लेकिन इस कंडीशन में प्लांट ड्वार्फ होगा। ठीक है, ड्वार्फ मतलब छोटा। यहाँ पे मान लीजिए प्लांट या तो टाल होगा या ड्वार्फ होगा, ऐसे समझ लो। प्लांट या तो ऐसे समझ लो। अगर हम एक पौधा ला देते हैं, ठीक है, एक पौधा मान लीजिए लाए, ठीक, और उसको दिखा दिए। ठीक, हम ये लोग ये देख कर बता सकते हैं ना, दो पेड़ लाए, तुमको बताओ भैया बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। अगर आंख है तो मेरे पास तो देख के बता दोगे कि भैया ये वाला एक बड़ा है एक छोटा है। चलिए यार बना ही लेते हैं, प्लांट बन जाना भैया। ये वाला है कौन सा प्लांट, अरे भैया कौन सा प्लांट बना है। अच्छा रुको, प्लांट कैसे बनता है। हाँ यार बहुत बढ़िया, शाबाश यार। अंधे गाड़ी बाड़ी, देख के बताओ प्लांट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। ये वाला बड़ा लग रहा है क्या, बना तो बड़ा ही है भाई। ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया, जिसे आप देख कर बता सकते हो। खाली सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से देखा और बता दिया कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो ये इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। ये कौन सा कैरेक्टर है, ये है इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फिनोटिपिक कैरेक्टर। बट समझना क्या है यहाँ पे कि कौन सा टाल है भैया। ड्वार्फ तो चलो ठीक है, छोटा तो पता है भैया, जब ये स्मॉल टी होगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाता है, इस प्लांट को आप देख कर कैसे बताओगे कि इसमें जीन कौन सा है भैया, कैपिटल टी वाला या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ठीक है, ये कौन सा वाला टाल है। ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस टाल, इसको बोला जाता है होमोजाइगस टाल, और इसको बोला जाता है हेटेरोजाइगस टाल। हेटेरोजाइगस टाल। ठीक, अब आप देख कर कैसे बता दोगे बाबू कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर हम लोग सिर्फ देख कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, देख कर फिर बता पाएंगे कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप, जीनोटिपिक कैरेक्टर। और ये होता है फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैरेक्टर, जिसे हम लोग सिर्फ आंख से अपने देखा और बता दिया।
कि प्लांट बड़ा है कि छोटा है। तो इसके लिए हम लोग एक क्रॉस कराते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है उसको। एक्चुअली वो में रिसेसिव ट्रेट से हम लोग मीटिंग करा के, मतलब क्रॉस करा के चेक करते हैं, ये हो जाता है। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कैपिटल स्मॉल टी से जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट में पता चल जाता है कि कौन सा है, ठीक है, कि मतलब ये हेटेरोजाइगस था या होमोजाइगस, वो बताएंगे कैसे होता है। अभी यहाँ पे बस ये समझ लो कि ये जो जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है, इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा। मतलब ये हम लोग ऐसे देख करके बता थोड़ी ना सकते हैं कि ये वाला टाल था या ये वाला था। ये तो हो जाता है, स्मॉल टी छोटा हुआ तो स्मॉल टी ही होगा, लेकिन बड़ा होने पे ना दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता कि हेटेरोजाइगस कौन सा है और होमोजाइगस कौन सा है। तो यानी कि इंटरनल स्टडी है, इससे हम लोग को अंदर से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। और ये तो बस देख करके बता दिए, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के टर्म्स, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे का मेंडेलिज्म से आगे फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी जितने भी टर्म्स थे सबको ध्यान में रखिएगा। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होता है ना, होमोजाइगस मतलब सेम, ये दोनों जो एलील होते हैं वो सेम होंगे, ठीक। और हेटेरोजाइगस मतलब एक ये डोमिनेंट वाला होगा और एक रिसेसिव वाला होगा। ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। कैरेक्टर समझ में आएगा, ट्रेट समझ में आएगा, जीन समझ में आया, एलील समझ में आया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कॉजेज ऑफ वेरिएशन भी हमें समझ लिया कि वेरिएशन कैसे, मतलब ये भी एनसीईआरटी का जो एक लाइन था वो भी हम लोग क्लियर किए कि 8000 से 1000 BC पहले से लोग जानते थे कि काज ऑफ वेरिएशन किसमें मतलब किसमें छुपा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इतना जितने भी जो भी मतलब ये सारे ना जितने भी टर्म्स होते हैं ना, इसमें लोगों को दिक्कत होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं जल्दी, और ये सारा बेस होता है। जब इतना समझ में आ जाएगा तो आगे के चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा यूज होता है आगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।